I, Professor Savin Singh, welcome you all in my geography lecture series. आज हम लोग धरातल पर सूर्यातप के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में बचे हुए 4 कारकों की व्याख्या करेंगे। इसमें जो दूसरा कारक है, पहले कारक की व्याख्या पहले हो चुकी है लेक्चर में। दूसरा कारक है दिन की अवधि, लेंथ ऑफ डे। नियमानुसार दिन की अवधि जितनी लंबी होगी, सूर्यातप की मात्रा उतने अधिक प्राप्त होनी चाहिए, और दिन की अवधि जितनी छोटी होगी उतना ही सूर्यातप की मात्रा कम मिलनी चाहिए। हम अगर सूर्य की उत्तरायण स्थिति को लेते हैं तो भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ती जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जाने पर दिन की अवधि छोटी होती जाती है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में रात 6 महीने की होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सूर्यातप की मात्रा भी जो धरातल पर प्राप्त होती है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एज पर रूल नाउ the insolation received on the Earth's surface must be in increasing order from equators toward the poles in the north hemisphere, but is not the case. स्पष्ट है कि दिन की अवधि को हम अकेले नहीं ले सकते हैं। It is clear that we cannot consider length of day in isolation. अतः सूर्य के किरणों के तिरछापन और दिन की अवधि को हमें मिला के देखना होगा। And therefore we have to discuss the length of day together with angle of the sun's rays. सूर्य की किरणें जितनी सीधी पड़ेंगी, दिन की अवधि जितनी लंबी होगी, सूर्यातप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। You can say higher the angle of the sun's rays and longer the length of day, higher the amount of insolation received on the earth's surface and vice versa. अब हम नेक्स्ट कारक माने तीसरे कारक को लेते हैं, वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। Since the earth revolves around the sun in an elliptical orbit, and therefore the distance between sun and the earth changes. चूंकि पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ अंडाकार मार्ग से परिभ्रमण करती है, अतः सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बदलती रहती है। औसत दूरी होती है 149 million kilometer. The average distance between sun and the earth is 149 million kilometer. वर्ष में 3 जनवरी को ऐसी स्थिति आती है जबकि पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, और 3 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। The earth is at the nearest to the sun on 3rd January and farthest to the sun on 3rd July. अब since the earth is nearest to the sun on 3rd January, there must be maximum insolation on the earth's surface. लेकिन उत्तरी गोलार्ध में तो जाड़े की ऋतु होती है, और इसी तरह से 3rd जुलाई को when the sun is at the earth is at the farthest distance from the sun, तो 3rd जुलाई को उत्तरी गोलार्ध में तो ग्रीष्मकाल होती है, जबकि सूर्यातप न्यूनतम मिलना चाहिए। तो इस कारक को देखिए, जब सूर्य 3 जनवरी को निकटतम होती है पृथ्वी सूर्य से, इस स्थिति को कहते हैं उपसौर स्थिति, और जब अधिकतम दूरी पर होती है इसको कहते हैं अपसौर स्थिति। When the earth is at the nearest to the sun, this is called perihelion,
and when it is farthest from the sun, it is called aphelion. अब इस कारक की व्याख्या जो पेरिहिलियन पे पृथ्वी सूर्य से 147 मिलियन किलोमीटर दूर होती है और अफेलियन में पृथ्वी सूर्य से 152 किलोमीटर दूर होती है, इस कारक को हमें गंभीरता से समझना होगा. We have to explain this factor with utmost care. निश्चय ही 3 जनवरी को पृथ्वी पर अधिक सूर्यातप की मात्रा प्राप्त होती है. यही कारण है कि 3 जनवरी को उत्तरी गोलार्ध में जब शीत ऋतु होती है, दैट इज 7% लेस इंटेंस, बट समर इन दी सदर्न हेमिस्फीयर इज 7% मोर इंटेंस. इसी तरह से 3 जुलाई को जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है और 3 जुलाई को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल और दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल होता है और पृथ्वी इस समय न्यूनतम मात्रा प्राप्त करती है सूर्यातप को. क्लियर है, स्पष्ट है कि उत्तरी गोलार्ध की गर्मियां इस कारक के कारण 7% कम गर्म होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध की सर्दियां 7% अधिक ठंडी होती हैं. दैट इज अबाउट द सन स्पॉट. सन स्पॉट के विषय में यह साधारण नियम है कि जब सौर कलंकों की संख्या अधिक जितनी होगी उतने ही फोटोस्फीयर से सूर्यातप का विकिरण अधिक होगा और पृथ्वी उसे अधिक मात्रा में प्राप्त करती है. As per general rule of the number of sunspots, higher the larger the number of sunspots, more and more radiation of heat energy from the photosphere, and therefore larger, greater amount of insolation would be received on the earth surface. ये सन स्पॉट्स क्या होते हैं? ये सन स्पॉट गहरे और ठंडे प्रदेश होते हैं. सन स्पॉट्स आर डार्कर एंड लाइटर कूल रीजन्स इन द फोटोस्फीयर. इनका निर्माण कैसे होता है? सूर्य के कोर में सामयिक रूप से कभी कभी अचानक तूफान उत्पन्न होते हैं और तेजी से विस्फोट होता है, जिसके कारण फोटोस्फीयर में सन स्पॉट का निर्माण होता है. द पीरियाडिक डिस्टर्बेंसेस एंड एक्सप्लोशन इन द कोर ऑफ द सन जनरेट एंड प्रोड्यूस एंड फॉर्म सन स्पॉट्स इन द फोटोस्फीयर. अब देखिए फोटोस्फीयर की इसकी देखिए सन स्पॉट की संरचना 2 सर्किल बनी हुई है. एक ब्लू जिनका जो है जिनको कहते हैं अम्ब्रा, और एक रेड सर्किल है उसके चारों तरफ, दैट इज कॉल्ड प्रेम्ब्रा. और एक सन स्पॉट की औसत डायमीटर, एवरेज डायमीटर ऑफ वन सन स्पॉट इज अराउंड 1600 किलोमीटर. और ये सन स्पॉट बनते और बिगड़ते रहते हैं. निर्माण के 2-3 दिन बाद ये खत्म भी हो जाते हैं, बने भी रहते हैं. और ये अध्ययन से पता चला है कि प्रत्येक 11 वर्षों में इनकी मात्रा अधिकतम होती है. देयर इज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ सन स्पॉट्स आफ्टर 11 ईयर्स. दिस इज कॉल्ड सन स्पॉट साइकिल. अतः उस 11 वर्षों बाद सर्वाधिक जो है विकिरण होता है फोटोस्फीयर से ऊष्मा ऊर्जा का, और पृथ्वी पर अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है. इसलिए वर्ष दर वर्ष, महीना दर महीना इस कारक का प्रभाव नहीं हो पाता है. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये कारक पृथ्वी पर उस सूर्यातप के वितरण के संबंध में नहीं हो पाता है. और अंतिम कारक है वायुमंडल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर. सूर्य की प्रवेशी
विकिरण तरंगों को वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है, तब पृथ्वी सतह पर पहुंचती हैं। अतः इनकी दूरी जितनी अधिक होगी उतने ऊष्मा का क्षय अधिक होगा, दूरी जितनी कम होगी उतने ऊष्मा का क्षय कम होता है। वायुमंडल के प्रभाव में हम स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन और अब्जॉर्प्शन की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। वायुमंडल में स्थित गैसें जैसे ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सूर्य से आने वाली विकिरण तरंगों के कुछ भाग का अवशोषण कर लेती हैं। इनमें सबसे छोटे लघु तरंगों का ही इसमें जो है तरंग लंबाई का अवशोषण होता है, और इसमें से ओजोन गैस अल्ट्रावायलेट रेस का अवशोषण कर लेती है और पृथ्वी को गर्म होने से बचाती है। Thus the ozone absorbs ultraviolet rays and acts as umbrella and protects the earth from becoming too hot. So it is very much beneficial for us. Absorption के तहत आने वाले जितना भी सौरिक विकिरण ऊर्जा है उसका 14% भाग, 14% भाग एटमॉस्फेयर जो है वो देखिए ये एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। वायुमंडल में स्थित जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूलिकण होते हैं, निलंबित कणकीय पदार्थ होते हैं, वो प्रवेशी सौरिक विकिरण के कुछ भाग का प्रकीर्णन कर देते हैं। सम पोर्शन ऑफ इंसिडेंट इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन इज स्कैटर्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय द डायमीटर। और ये स्कैटरिंग तब होती है जब डस्ट पार्टिकल की डायमीटर, व्यास, सौरिक विकिरण तरंगों की तरंग लंबाई से छोटी होती है। इस तरह से 23% ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज स्कैटर्ड, ऑफ विच 6% is sent back to space and 17% reaches Earth on the Earth surface. ये स्कैटरिंग का ही प्रभाव है जिसके वजह से हम आकाश का नीला रंग और प्रातःकाल और सायंकाल हम नयनाभिराम रंग देख पाते हैं। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द स्कैटरिंग दैट स्काई लुक्स blue and we have the reddish hue during dawn and sunset period. जब डस्ट पार्टिकल्स की डायमीटर सौरिक विकिरण तरंगों की तरंग लंबाई से बड़ी होती है, उससे प्रत्यावर्तन होता है जिसको कहते हैं विसरित प्रत्यावर्तन। When the diameter of the dust particle is longer than the length of wavelength of incoming solar radiation, then the scattering process is called diffuse reflection. और ये जब प्रकाश धरातल पर पहुंचता है तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूज डे लाइट, विसरित दिवा प्रकाश। और इसी की वजह से हम अंधेरी रात में देख पाते हैं, या चांद में जो काला धब्बा होता है उसको हम देख पाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज रिफ्लेक्शन, प्रत्यावर्तन। किसी भी वस्तु की सतह से ऊष्मा ऊर्जा जितनी वापस लौटा दी जाती है उसे हम प्रत्यावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन रिफर्स टू रिटर्न ऑफ द इंसिडेंट हीट एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी सब्सटेंस। इसे हम अल्बिडो भी कहते हैं। Albedo refers to the amount of incident energy, heat energy, returned back per unit area of the surface of a substance. इसे हम प्रत्यावर्तन का गुणांक भी कहते हैं। We call it reflection coefficient या रिफ्लेक्टिविटी कहते हैं, प्रत्यावर्तिता कहते हैं। और सूरज से आने वाली प्रवेशी विकिरण तरंगों का 27% भाग बादलों से प्रत्यावर्तित हो जाता है, वापस चला जाता है, और 2% जो है धरातल के हिमाच्छादित सतह से
प्रत्यावर्तित होता है। इस तरह से कुल 29% is reflected back to the space. Thus, the Earth's surface receives only 51% of the total incoming solar radiation on the Earth's surface. So, these are the 5 factors which affect unequal distribution, uneven distribution of insolation on the Earth's surface. Thank you.